हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें बात करना है आसियान के बारे में। अच्छा, कल मैंने आपको बांग्लादेश पढ़ा दिया था ना। लास्ट कंट्री थी हमारी बांग्लादेश, ठीक है? किसकी? सार्क की ना। सार्क को रिवीजन कर लेते हैं। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ जरा राशि। 1935, 85, 1985 में हुई थी, ठीक है? कितने कुल सदस्य थे इसमें भैया आप बताओ? 8 कुल सदस्य थे। कौन कौन से राशि? हो गए 8? गिना है किसी ने? एक मिसिंग करो। हाँ, नेपाल आप 2 बार बोल गई है। सुनो देखो, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मैंने आपको बताया था ना, इधर से होते हुए नीचे से होते हुए आपको ऊपर जाना है, ठीक है? सभी की राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आपकी आर्थिक राजधानी क्या हो जाएगी? कराची। क्या हो जाएगी? कराची। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। भारत की राजधानी दिल्ली। मालदीव की राजधानी माले। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और क्या रह गया? भूटान की राजधानी धिम थिम्पू। ढिम्पू इम्पू नहीं, थिम्पू था, थिम्पू। आज हम बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान क्या है? जैसे हम लोगों का एक देश का समूह है ना, जो भारत के आसपास रहते हैं। आप अखंड भारत भी से बोल सकते हो, म्यांमार को छोड़ के। तो उसी हिसाब से जो हमारे दक्षिण पूरब के देश है, उन्होंने भी एक अपना संगठन बना के रखा हुआ है, जिसको हम लोग आसियान कहते हैं। इसके नाम पे ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ। साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। दक्षिण पूरब के जो ये देश है, आपके दक्षिण में है ना, देखो नीचे साइड है, ये लाइन गई है ना भूमध्य रेखा के, इसके नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। और ये जो बीचों बीच से लाइन जाती है 0 डिग्री से, इधर की पूरब, इधर की पश्चिम। तो ये पूरब में है, दक्षिण में है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का मतलब क्या होता है? एशिया के देश है। नेशन मतलब कंट्री है। तो इसी में आपका पूरा क्या छुपा हुआ है? इसके नाम पे ही पूरी इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो हमारा आसियान क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ देश है, मतलब देशों का एक समूह है, कंट्रियों का एक समूह है, जो किस लिए बनाया गया है? जैसे हम लोगों ने अभी अपना सार्क बनाया था ना, कि आर्थिक सहायता करेंगे, एक दूसरे को फाइनेंशियल मजबूती देंगे, एक जैसी सोच रखेंगे, एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरीके की जो भी हम लोगों की एक सिमिलर सोच थी, उसको हमने मिला के क्या बनाया था? सार्क बनाया था। अब ठीक उसी प्रकार से जो दक्षिण पूरब के हमारे देश हैं, उन्होंने भी एक अपना क्या बनाया? समूह बनाया। और उस समूह का नाम क्या दिया इन्होंने? आसियान दिया। क्या नाम दिया? आसियान, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो स्थापना कब हुई थी? जैसे हम लोगों की सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि उसी प्रकार हमारे आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 में हुई थी। 67 में हुई थी। किसमें हुई थी? 67 में, 1967 में हुई थी। किसकी? आसियान की स्थापना हुई थी, ठीक है? फिर इसके बाद अगर इसके मैं सदस्यों की बात करूं, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ 10 सदस्य ना होके 11 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 11। अभी नवा देश जो, मतलब नया देश जुड़ा हुआ है, वो तिमोर लिस्टे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, आप मैप में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इंडोनेशिया के नीचे जो एक द्वीप दिखेगा, ये पूर्व तिमोर लिखा हुआ है। इसी को हम लोग तिमोर लिस्टे बोलते हैं। और इसमें एक गजब का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि तिमोर लिस्टे की राजधानी क्या है? पता है आपको? दिल्ली है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। इसमें देखो लिखा होगा आपका दिल्ली, दिल्ली डाडलिया वाला दिल्ली। ये तो कभी कभी जब नॉलेज, डीपली नॉलेज चेक करनी होती है, तो आपसे पूछ लिया जाता है दिल्ली किसकी राजधानी है? बताओ। अच्छा, फ्लो में कह दिया जाता है। तो सभी लोग क्या कहते हैं? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया, इंडिया का। नहीं, दिल्ली राजधानी इंडिया की ना होके कहाँ की है? तिमोर की है। कहाँ की है? तिमोर लिस्टे की है या तिमोर की है? बात समझ में आई आपको? आई कि नहीं? तो हमारे इसमें कुल सदस्य कितने हो गए? 11। अच्छा, आप एक बात बताओ, सार्क में कितने सदस्य थे? 8। आसियान में कितने सदस्य हो गए? 11। ठीक है, याद हो गया आपको? चलो, अब इस 10 के नाम आपको याद रखने हैं। मैप खोलो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे मैप खोलेंगे, और मैप मेरे साथ आपको याद करना है। क्या करना है? मेरे साथ आपको
याद करना है। तो सबसे पहले हमारे भारत से जो बाउंड्री बनाता है वो म्यांमार बनाता है कि नहीं बनाता है। म्यांमार के बाद आपका आ जाता है थाईलैंड आ जाता है, फिर लाओस आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है। ये मैंने सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर और इंडोनेशिया और फिलीपींस। और जो नया देश जो 11वां देश शामिल हुआ है वो तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है। 11वां देश कौन सा शामिल हुआ है? तिमोर लिस्टे, आप तिमोर भी कह सकते हो। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली इसकी राजधानी है। तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है। डाडलिया वाला, डा में छोटी की मात्रा और ला में बड़ी की मात्रा, दिल्ली, दिल्ली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये अब आपको याद करने हैं, 2-3 बार आप मेरे साथ उसको क्या करेंगे, रिवाइंड करेंगे। पहले म्यांमार, मैप खोले हो? मैप है राशि आपके पास? खड़े हो जाओ। मैप कहाँ है आपका? और तो दूसरी दुकान देख लेते हैं। चलो बैठो, ठीक है, तुम्हारे पास है ना, एक मेरा होगा, मेरा वाला मैप ले लो आप। मैप नहीं खोल के बैठोगे, मेरा वाला मैप कहाँ गया? यहीं पे कहीं पे होगा मेरा वाला मैप, देख लेना। मैप सब लोग खोल के बैठेंगे तभी आपको याद होगा। चलिए याद करने की कोशिश करते हैं, इधर साइड में बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, पहले ये 3 याद करो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिर कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया। 3 को याद करो, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तुम्हें बोलने में दिक्कत है? ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। नया देश इसमें तिमोर शामिल हुआ। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ऊपर से मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। नया देश तिमोर। इसको आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे, मैं एक बार और पढ़े दे रहा हूं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। फिलिस्तीन मत पढ़ लेना इसको, फिलिस्तीन अलग है, फिलिस्तीन इजराइल के पास है, यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, इजराइल के जस्ट बगल में फिलिस्तीन है, तो अलग अलग है। फिलीपींस अलग है, फिलीपींस आपका ये है, यहाँ पे होगा फिलीपींस, ये है देखो। अच्छा मैप पे देख लो थोड़ा सा, देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कितने याद हो गए? कहां तक याद कर लिया हम लोगों ने? कंबोडिया तक। वियतनाम, वियतनाम हो गया ना। अब मलेशिया देख रहा हूं, उसी के जस्ट नीचे होगा मलेशिया। मिला आपको मलेशिया? बड़ा सा लिखा हुआ है मलेशिया, मिला? मलेशिया के बाद फिर हमें ब्रुनोई। ब्रुनई इंडोनेशिया के ऊपर होगा जस्ट, ब्रुनई इंडोनेशिया के ऊपर, ब्रुनई। सिंगापुर, सिंगापुर आपका मतलब ब्रुनोई और सिंगापुर दोनों एक ही कलर से रंग होते हैं, हाँ बीच के हिस्से कह सकते हो। इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद फिलीपींस जस्ट ऊपर, और तिमोर लिस्टे देखना आपको इंडोनेशिया के जस्ट बगल में ही है। ठीक है, तो आपके कितने हैं? 11 देशों का एक समूह है आसियान। कितने देशों का समूह है? 11 देशों का। एक बार और बस फाइनली, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और नया जो सदस्य मिला है 11वां, वो तिमोर। इसकी राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। अभी हम सभी की राजधानियां लिखेंगे, लेकिन इसकी आप याद पहले से रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? अच्छा, तो उद्देश्य इसका राजनीतिक और आर्थिक मदद करना। मतलब ये 10 देश एक दूसरे की आर्थिक मदद करेंगे। अब आर्थिक मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे बाई चांस किसी भी देश में मंदी आ गई, या फिर किसी भी देश में एक दूसरे, जैसे मान लीजिए सब हर एक चीज सबके पास तो अवेलेबल नहीं होती है। मान लिया जैसे सिंगापुर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इंडोनेशिया के पास जगह बहुत है, और कह सकते हो कि इसके पास खनिज पदार्थ बहुत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो ये खनिज पदार्थ उसको दे देगा सिंगापुर को, और इससे क्या ले लेगा? टेक्नोलॉजी ले लेगा। क्या ले लेगा? टेक्नोलॉजी का ले। तो इसी को आर्थिक और राजनीतिक मदद कहते हैं। अब राजनीतिक मदद कैसे होता है? कभी कभी सत्ता पलट जाता है तो सपोर्ट करने के लिए कुछ देश आ जाते हैं। जैसे 1960 के दशक में हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शिमला समझौता जब हुआ था, तो इसकी मध्यस्थता किसने कराया था? तो विश्व बैंक ने कराया था। किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था। कहां से आया था? तो ये यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, वहां से उठ के कहां पे आया था? हम लोगों के लड़ाई का झगड़ा
मध्यस्थता कराने। बात समझ में आ रही? तो ये लोग राजनीतिक और आर्थिक मदद एक दूसरे से करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें संस्थापक देश। देखो बात समझना, जैसे अब ये 11वां देश शामिल हुआ है ना इसमें तिमोर, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे देश जो है इससे जुड़ते चले गए। लेकिन कहा जाए कि जब आसियान 1967 में जब इसकी स्थापना हो रही थी, तब कुल कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था? बात समझना, जैसे इसको गौर से समझने की कोशिश करना। जैसे हमने कहा कि खाना बनाने की शुरुआत की जाए या फिर प्रार्थना कराने की शुरुआत किया जाए। आप लोग छोटे बच्चे हो, स्कूल में प्रार्थना कराने की जब बारी आती होगी तो सब लड़के इकट्ठा नहीं आते होंगे, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो प्रार्थना अधूरी चल रही होती है तो बीच में आ जाते हैं, फिर इसके बाद कुछ लड़के बाद में आते हैं जो लेट हो जाते हैं। लेकिन जुड़ते तो है ना आपके उसमें कि नहीं जुड़ते? स्कूल में ही तो रहते हैं, तो स्कूल को क्या बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं कि नहीं बाद में जुड़ के। लेकिन जब प्रार्थना चल रही होती है तब तो कुछ ही बच्चे होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब 1967 में आसियान की स्थापना की जा रही थी, तो उतनी समय कितने देश आए थे आपके? तो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था और थाईलैंड था। यही 4 ही देश ऐसे थे जो आपस में आए और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की राजनीतिक और आर्थिक मदद करेंगे। ठीक है, देखो आप आसियान पढ़ने से पहले चाइना की कंडीशन को आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि एशिया महाद्वीप पे यही बहुत उछलता है। जैसे आप यूरोप की अगर मैं बात करूं तो रूस बहुत उछलता है, उधर लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, इधर अमेरिका हो गया, इधर ये चाइना कंपेयर टू भारत से भी ये बड़ा हुआ है और टेक्नोलॉजी में भी आगे है। जीडीपी भी हमारी इसकी कम से कम हमारी जीडीपी से 4 से 5 गुना ज्यादा इसकी जीडीपी है। 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और हमारी 3 या 4 ट्रिलियन की जीडीपी है। ठीक है, तो हमसे ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी और पैसे में क्या है, आगे है। ठीक है, तो ये क्या करता है, छोटे मोटे देशों को क्या करता है, डरा और धमका के रखता है, और जो भी खनिज तेल इसमें समुद्र में पाया जाता है ये सब क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, तो चाइना की कंडीशन को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब मैं चाइना में आऊंगा तो इसकी करतूतें पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे वाकई में बहुत खुरापाती टाइप का देश है। चलिए बात करते हैं इधर संस्थापक कौन कौन हो गए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड, यही 4 देश थे जो किसके संस्थापक थे, आसियान के संस्थापक थे। ठीक है, अब इसकी बात करें, प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, बाली में हुआ था। बाली कहां पे है, तो इंडोनेशिया में एक स्थान है बाली। इसी बाली में क्या हुआ था आपका, इसी बाली में ही प्रथम बैठक हुई थी किसकी, आसियान की। कहीं ना कहीं प्रथम बैठक का मतलब समझते हो ना, सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष जैसे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, तो ये सारे लोग क्या है, हम लोगों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये लोग कहीं जाते हैं तो ये पूरे देश को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आपस में आके बैठ के मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं कि हमें एक दूसरे के बीच में मैत्रिक संबंध कैसे स्थापित करने हैं। ठीक है, तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो बाली में हुई थी जो इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आसियान आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम म्यांमार की बात करेंगे, समझ में आया ना, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं। नोट कर लो इसको। चले चलिए अब बात करते हैं, हमने आसियान पढ़ लिया, आसियान के 11 देशों को याद कर लिया, उनके बारे में मोटा मोटा चीज हमें आसियान के बारे में पता लग गई, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, कितने देश हैं, कहाँ पे, अच्छा इसका मुख्यालय मैंने बताया कहाँ पे है, आसियान का मुख्यालय नहीं पता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लिख लो जरा सा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किसका मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय है। ठीक है, जकार्ता देखो इंडोनेशिया में आपको मिलेगा, नीचे साइड मुख्यालय जकार्ता। ठीक है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। चलें अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार को हम लोग वर्मा के नाम से जानते थे, पहले हम लोग इसका क्या नाम था, जब ये भारत से जुड़ा हुआ था तो इसका नाम म्यांमार नहीं था, इसका नाम वर्मा था। क्या था, वर्मा। मैंने आपको बताया था जब मैं सार्क संगठन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ये 8 देश तो हमारे अखंड भारत में आते ही आते हैं, प्लस म्यांमार को हम लोग छोड़ रहे हैं जो आसियान में आता है। तो म्यांमार भी हमारा क्या था, अखंड भारत का हिस्सा था। 1935 तक म्यांमार भारत का ही अभिन्न अंग था। 1935 के अधिनियम से, अंग्रेज जब 1935 का अधिनियम लाए तब से हमारा म्यांमार क्या हो गया, हमसे मतलब हमारा वर्मा हमसे अलग होके क्या बन गया था, म्यांमार बन गया था। क्या बन गया था, म्यांमार बन गया था। ये है, आपको भी देखो बाउंड्री बनाता होगा किससे, भारत से। ठीक है, सोचो अंग्रेजों ने हमारे कितने टुकड़े किए हैं, सोच सकते हो।
हमसे इन्होंने पाकिस्तान छीन लिया, हमसे इन्होंने अफगानिस्तान छीन लिया, हमसे इन्होंने नेपाल को छीना, हमसे इन्होंने भूटान को छीना, हमसे इन्होंने बांग्लादेश को छीना और हमसे म्यांमार को छीना, श्रीलंका को छीना, मालदीव को, सबने तो इन्होंने हम लोगों को छीना है। और हम लोग इतने टूटने के बाद भी ठीक ठाक स्थिति में हम लोग अभी हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अभी मैं आज न्यूज देख रहा था, यहाँ पे खालिस्तानी की मांग करने वाला और अलग पंजाब की मांग करने वाला, हमारे ये लोकतंत्र का पतन ही है। एक तरीके से लोकतंत्र का पतन हो रहा है हमारे देश में। पतन मतलब लोकतंत्र चरमरा रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आप एक बात बताओ, वह व्यक्ति जिसके ऊपर ऑलरेडी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत भी जाता है, शपथ भी ग्रहण कर लेता है राज संसद में बैठ के, वो सीना ठोंक के ये बात कह रहा है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, हम भारत की न्याय व्यवस्था को नहीं मानते हैं, हमें पंजाब एक अलग देश चाहिए, खालिस्तानियों की मांग है। सोचो जरा सा हमारा देश कहाँ जा रहा है। और जनता उसको जिता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही जनता है, हम ही से देश बनता है। और हम लोग बीजेपी के हम ये नहीं कह रहे कि देखिए बीजेपी सही है या गलत है, हम किसके कितना कट्टर है, नो डाउट, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इतनी भी अंधभक्ति सही नहीं है कि एक इंसान हमारे न्याय व्यवस्था को नहीं मानता है, एक व्यक्ति हमारे संविधान को नहीं मानता है, बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं मानता है, और वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीत के हमारे संसद में बैठ जाता है। और आज हमारे संसद में बैठ के सीना ठोक के ये बात कहता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। हमें पंजाब एक अलग राष्ट्र चाहिए ही चाहिए, अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है, अलग देश बनाना चाहता है पंजाब कट के। सोचो, और हमारी जनता, हम ही लोग उसको जिताते हैं और जिताने के बाद उसको हम लोग संसद में बैठाते हैं। एक कैसी दुविधा आ गई। हम एक ऐसी अभिनेत्री को बिठाते हैं जिसको बोलने तक की तमीज नहीं है। कंगना रनावत इतनी बदतमीज औरत है, वो इतनी निहायत ही बदतमीज औरत है कि पूछो ना। उसको क्या बोला, वो कह रही है कि भारत अभी तक आजादी कहां था, 2014 के बाद तो आजाद हुआ है। मतलब वो बीजेपी के इतना अंधभक्ति आ गई है उसके अंदर कि वो कह रही है कि 2015 के बाद, 2014 के बाद तो भारत आजाद हुआ है, उससे पहले तो हम लोग भीख मांग रहे थे। मतलब हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी जी, जितने भी हमारे महापुरुष थे जिन्होंने जान गंवाई, वो भीख मांगने के लिए जान गंवाई थी। और वो आज हमारे संसद में बैठी हुई है और हमारी जनता ने उसको जिताया है। ये होती है शिक्षा का अभाव। बात समझ में आ रही है आपको? तो लोकतंत्र हमारा खतरे में है। उसका मेन सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनता को अंधविश्वास होना। राम मंदिर, देखो, धर्म अपनी जगह पे है और देश अपनी जगह पे है। एक बात बताओ, जब देश ही नहीं रह जाएगा तो धर्म कहां रह जाएगा? आप बताओ। अभी इलाहाबाद की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो आज भारत में बहुसंख्यक में गिने जाते हैं, कुछ दिन बाद वो अल्पसंख्यक में गिने जाएंगे। इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है? भारत में इतने समय बहुसंख्यक कौन है? मतलब बहुसंख्यक का मतलब सबसे ज्यादा किसकी है? हिंदू रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदू धीरे धीरे खत्म होके अन्य किसी धर्म का वर्चस्व आ जाएगा। ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट का मानना है। आप सोच सकते हो। तो हमारे देश के लोकतंत्र का कहीं ना कहीं पतन हो रहा है और इसको हम लोगों को ही सुधारना है, युवाओं को सुधारना है, नौजवानों को सुधारना है। ठीक है, एक बात बताओ, वो लोग देश चला रहे हैं जो खुद संविधान को नहीं मानते हैं, और हम लोग संविधान आपको पढ़ा रहे हैं, मैप पढ़ा रहे हैं, हम लोग उस संविधान को मानते हैं। और रोजगार के लिए एक बच्चा लड़ रहा है, मजबूरी में मुझे यहाँ पे आके आप लोगों को पढ़ाना पड़ा। टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही, बीएड सीटेट सब करके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं आ रही है, मजबूरी में आपको पढ़ाना पड़ रहा है। सोचो जरा सा, हम लोग एक नौकरी के पीछे परेशान है और हमारे देश को चला कौन से लोग रहे हैं? वो लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग जो हमारे देश को तो इतने टुकड़े होने के बाद भी आज भी कह रहे हैं कि इसको तोड़ना है हमें। आज भी पंजाब हमसे मांग रहे हैं, कैसे दे देंगे? इसी पंजाब के चक्कर में हमारी इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। इस देश ने बहुत कुछ गंवाया है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बहुत लोग इस देश को बनाने में मरे हुए हैं। आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यार छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों की उम्र के थे, हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए। कोई जिंदगी उन्होंने नहीं जी थी, सिर्फ इसलिए कि एक आजाद भारत का सपना देखे थे। क्या गुनाह था उनका? लेकिन आज हमारे देश में संसद में बैठ के कोई ये कहे कि हमें पंजाब अलग चाहिए,
और हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारा शासन ये कहता है नहीं उसको वहां बैठालना है। अरे जो कोई ऐसा कह दे कि हम संविधान को नहीं मानते, सीधा फांसी में लटका देना चाहिए। पूरा भारत संविधान से चल रहा है। कह रहा बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन थे? हम मानते ही नहीं है। संविधान क्या है हम नहीं मानते। और उसी संविधान की वजह से तुम आज वहां पे बैठे हुए हो जहां पे हर एक भारत के नागरिक का जाने का एक सपना होता है। हम लोगों का सपना है कि हम लोग संसद को कम से कम अंदर से देख तो आए। कभी कभी दर्शन नहीं होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं लेकिन संसद को अंदर से नहीं देखते। और वो आज वहां पे बैठ के कुर्सी जमा के हमसे ये कह रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते। और हमारी देश की जनता उसको जिताती है और जिताने के बाद उसको पार्लियामेंट में बैठाती है। सोचिएगा हम लोगों का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। जाने कितने मर्डर के केस चल रहे हैं, जाने कितने रेप के केस उस बंदे पे चल रहे हैं, देशद्रोह का आरोप लगा है, फिर भी वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ता है और वो जीतता है और संसद में जाके बैठता है। और हमारी न्याय व्यवस्था 2019 से लेकर 2024 आ गया, 5 साल में ये डिसाइड ना कर पाए कि वो एक इंसान गलत है। और ऑन कैमरा उसने ये बात कही है, कोई एविडेंस तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को देखो, आज तक उसको गिल्टी फील ना करा पाई कि वो गलत है, उसको सजा ना सुना पाई। और आज वो संसद में जाके बैठ कह रहा है कि हमें अलग देश चाहिए। कितनी एक शर्म की बात है। हम लोगों को पढ़े लिखे नौजवान है हम लोग, फिर भी हम लोग बात नहीं कर रहे। आप एक बात बताइए, क्या इतना टैक्स हम लोग डिजर्व करते हैं देना? भाई मैंने 7,000 का वाईफाई, 5,000 का वाईफाई लगाया, 1,000 रुपए मैंने टैक्स में दे दिए और हमें क्या मिलता है? नौकरी के लिए भीख मांगते हैं नवयुवक। यह है देश की प्रगति। पैसा कहां जा रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। आप एक पेन खरीदते हैं, उसमें भी आप 1-2 रुपए टैक्स देते हैं, फिर भी आप अपने हक के लिए सरकार से जवाब नहीं मांग सकते। ये हम लोगों की गलती है। आप यूएसए, ब्रिटेन, जहां से हम लोगों ने लोकतंत्र उत्पन्न हुआ है, ये यहाँ से वहां जाइए, बगल से विधायक और सांसद निकल जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई ये नहीं है, सांसद जा रहे हैं जाने दो यार, आम आदमी है। हम लोगों के यहाँ सांसद जाते हैं तो 2 घंटा पहले रोड खाली कर दी जाती है, एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। कोई उसमें मर रहा है, मरने दो। क्या है यार, ये लोकतंत्र है हम लोगों का? लोकतंत्र वो होता है कि खड़े हमने विधायक से पूछ ले कि तुमने वादा किया था कि इस रोड को बनवाएंगे, तुमने रोड नहीं बनवाया। आप अपने आसपास देखिए, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा है, पता ही नहीं लगता। कहीं कहीं की तो ये हाल है कि रोड गायब हो गई, डामर गायब हो गया, खेत लग रहा है वो, और उसी में बसें जा रही हैं। बरसात में तो और बुरा हाल है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं हमारा खतरे में, इसको विशेष ध्यान दीजिए। इतने टुकड़े होने के बाद, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इतना तोड़ने के बाद भी आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पंजाब चाहिए, और संसद में जाके कह रहा है, सांसद बन गया है वो। सोचो जरा सा, कितने मतलब एक आतंकवादी का है, समझ में आता है हमें, जिसके भरोसे हम इतना देश आपको हमने देशी तो सौंपा है, देशी तो मैंने आपको हम लोगों ने सौंपा है, और आप उस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि हमारी जनता ही उसको जिता के भेजी है, और वो जीता है तो कानूनन वो सांसद बनेगा, शपथ लेगा, अपना वोटिंग करेगा और वहां जाके अपनी बात रखेगा। अधिकार तो हम ही ने दिया है ना, तो कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में है। और ये सब शिक्षा का अभाव है आप लोगों में, जानते ही नहीं है। क्या मीडिया ने आपको ये चीज दिखाया? समाचार में किसी में ये आया कि किसी ने सांसद ने ऐसी बेहुदा बात की हुई है? नहीं दिखाया होगा। मीडिया वही दिखाती है जो मोदी जी चाहते हैं, मीडिया वही दिखाती है जो सरकार चाहती है। मैं खुला कह रहा हूं, खुले मंच में बात कह रहा हूं, वही दिखाती है जो हमारी सरकार चाहती है। कभी सरकार की खामियां नहीं दिखाया होगा इन्होंने। अभी इतने राम मंदिर, जहां अयोध्या की बात कर रहे हैं, सड़कें बनवाई, एक पानी का झटका नहीं सह पाई, आधे आधे गड्ढे हो गए समझ लो। अयोध्या की मैं बात बता रहा हूं, और कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी है? कहां जा रहा है इतना पैसा? जीएसटी तो लागू कर दिया आपने, इतना पैसा हम लोगों से ले रहे हो, स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जाने कितने टैक्स लगा देते हैं। इनकम टैक्स ले लो, आप आयकर ले लो, बहुत सारे टैक्स है, सब देते हैं हम लोग। विकास के नाम पे हम लोगों को लेमन चूस थमाया जा रहा है। वैकेंसियां प्राइवेट करे दे रहे हैं लोग, मतलब जो भी सरकारी नौकरियां प्राइवेट करे दे रहे हैं। पुलिस का एक एग्जाम इनसे ढंग से नहीं हो पा रहा है। असली लोकतंत्र वही है जो सरकार सत्ता में है, उसका खामियां निकालना ही आपका लोकतंत्र है। आप अगर उसके बहकावे में आ गए कि वो जैसा कर रही है सही कर रही है, तो आज हमारे देश के संसद के एक सांसद ने ये बात कही है कि हमें पंजाब अलग चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे लोग उठते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के
एक नहीं 1000 टुकड़े ये लोग कर देंगे। तो ये सोचने वाली बात है। इतने टुकड़े होने के बाद भी हम लोग, आज भी कोई इंसान संसद में जाके कह दे कि हमें पंजाब अलग चाहिए, तो शर्म वाली बात है। सोचना है हम लोगों को हम किस तंत्र में जी रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी देखेंगे, भाषा देखेंगे, मुद्रा देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका मोस्ट में है, ये पूछा जाता है आपका। म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार में पहाड़ियां कौन कौन सी है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमाएं कौन कौन सी मिलती हैं, और कुछ और जीएस के क्वेश्चन, और म्यांमार यहीं पे खत्म। और आज की क्लास भी यहीं पे खत्म हो गई। मुझे इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं था, मैं पढ़ाने लगा। मैंने अखंड भारत के देश आपको बताए कि कौन कौन देश एक समय भारत में थे, जब हमारे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ये राज कर रहे थे, तो हम लोगों का राज्य कहां से कहां तक था, और आज हमारा भारत सिमट के कहां से कहां तक रह गए। और आपको एक और मैं बात बताना चाहूंगा, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे हमारा जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, यहाँ तक भी चाइना बहुत अंदर तक घुस आया है। ये मीडिया आपको कभी नहीं बताती। वहां के लोकल लोगों से आप जाके पूछो, जाके यूट्यूब में किसी ऐसे बंदे को सर्च करो जो वहां से बिलोंग करता है, वो आपको बताएगा कि चाइना कितना अंदर तक हमारे आ चुका है। लेकिन ना तो ये सरकार को दिख रहा है हमारे, और ना ये हमारी मीडिया को दिख रही है। और मीडिया दिखाएगी नहीं तो कोई इंसान उसको जानेगा नहीं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। क्या हम लोग वहां जाके बैठते हैं क्या कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? बहुत अंदर तक घुस चुका है। 10 से 12 किलोमीटर अंदर हमारी टेरिटरी में वो अपने बेस बना चुका है, समझ लो। तो हमारा देश टूट रहा है, बिखर रहा है। इसको सोचने और समझने की जरूरत हम लोगों को है। ठीक है, चलिए म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेपिदो है। क्या है आपकी? नेपिदो, ये इसकी क्या है? राजधानी। भाषा की बात करें तो इसको पहले हम लोग वर्मा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जब ये भारत से जुड़ा हुआ था तो इसको क्या बोला जाता था? वर्मा। वर्मा से ही हम वर्मी बनना है। क्या बना है? वर्मी। वर्मी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। अच्छा, म्यांमार में किन लोगों की बहुलता है? तो म्यांमार में हमारे बौद्ध लोगों की बहुलता है। किसकी है? बौद्ध। बौद्ध समझ लो, जैन और बौद्ध एक धर्म है। वहां के लोग क्या हैं आपके? बौद्धिज्म है। ठीक है, इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। ये इसको एक उपाधि दी गई है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, जो मैं पहले बता चुका हूं। 1935 जब भारत जुड़ा हुआ था, 1935 से पहले तो इसको वर्मा के नाम से संबोधित किया जाता था। सन 1935 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। सोचो, हम लोग तो 1947 को याद रखते हैं कि पाकिस्तान हमसे टूटा था, लेकिन हमसे टूट चुका था अफगानिस्तान, हमसे टूट चुका था पाकिस्तान, हमसे टूट के बना बांग्लादेश, हमसे टूट के बना नेपाल, हमसे टूट के बना भूटान, हमसे टूट के बना म्यांमार। कितने टुकड़े किए? एक बात बताओ, इतने किसी शरीर के टुकड़े कर दिए जाए तो क्या वो जीवित रह पाएगा? लेकिन हमारी भारत माँ के कितने टुकड़े किए गए, और आज भी वो इस हिसाब से रह रही है कि पूरे विश्व में आप देखोगे तो अपने देश का एक अलग ही छवि बनती है। ऊपर चेहरा, ये 2 हाथ, नीचे पैर, एक ऐसा लग रहा है कोई जिंदा इंसान बैठा हुआ है मैप में। ऐसा हमारे भारत देश का नक्शा है। सोचो जरा सा, जिसके इतने टुकड़े होने के बावजूद भी सोचना है हम लोगों को कि हमें आगे कैसे सरवाइव करना है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये आप नवयुवक हो, हम नवयुवक हैं, हमें अपनी आवाज अंत तक पहुंचानी है कि इन बहरे सांसदों के कानों पे बैठे मोदी जी के कानों तक जाए कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो संसद में, भरी संसद में जाके ये कह देता है कि मैं संविधान को नहीं मानता, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पंजाब चाहिए। तो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। संसद की भी एक अपनी गरिमा होती है, वहां पर भी बोलने की एक लिमिट होती है। ठीक है, चलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम वर्मा था। ये कब भारत से अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम से। अंग्रेज एक अधिनियम लेके आए थे, 1935 का अधिनियम उसे कहा जाता है, और उसी अधिनियम से क्या हुआ था आपका? ये अलग किया गया था। कौन? म्यांमार अलग किया गया था। ठीक है, म्यांमार की पहली राजधानी रंगून थी। इसको याद रखना, क्योंकि नीचे ये एक आपका जीएस का क्वेश्चन बनेगा। म्यांमार की राजधानी क्या थी? रंगून। अब प्रेजेंट टाइम में इसके नेपिदो है। कौन सी राजधानी है? नेपिदो। इसको नेपिता भी कह देते हैं, नेपिदो। आपका नेपिदो है। किसकी राजधानी? म्यांमार की राजधानी नेपिदो है। ठीक है, म्यांमार में बौद्ध लोगों की बहुलता है। मतलब वहां पे कौन से लोग बहुसंख्यक है? तो वहां पे बौद्ध है। अल्पसंख्यक बाकी सारी मेजॉरिटी है। ठीक है, म्यांमार में बौद्ध लोगों की बहुलता है। भारत और म्यांमार के बीच निम्न पर्वत सीमाएं बनाते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर बनता है ना, ये वाला, यहाँ पे कौन कौन से पर्वत आते हैं ये इनको जानते हैं। पटकोई बुम एक पर्वत आता है, सरामती पर्वत आता है, और अराकामा योन पर्वत आता है। ठीक है, अराकामा योमा पर्वत आता है। ठीक है,
रंगून, देखो अभी मैंने कहा था म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी, रंगून। आइए अब इसको देखते हैं जीएस का क्वेश्चन। रंगून में अंतिम मुगल शासक, हमारा अंतिम मुगल शासक कौन था, मुगल शासक जो दिल्ली में बैठता था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम लोग जफ्फर भी कहते थे, बहादुर शाह जफ्फर भी कहा जाता था या फिर बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था। इसका मकबरा है। अच्छा मकबरा आपको समझ में आता है। आप एक बात बताओ, मुसलमानों में दफनाने की प्रक्रिया होती है, जलाने की प्रक्रिया नहीं की जाती है। वहां लोग जलाते नहीं है लाशों को, क्या कर जाते हैं, दफनाते हैं, नीचे गाड़ देते हैं, यही काम करते हैं। अपना अपने धर्म की मान्यता है कि वहां पे भाई दफनाना ज्यादा रखता है कि भाई उनके अंश हमारे दूर मतलब हमारे साथ तक, हमारे आने वाली पीढ़ियों तक हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसा कुछ उनका होता होगा, मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है। अब ये धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। भाई हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो हवा पानी और आग इन्हीं से मिलके बना हुआ है। तो जिससे मिलके बना हुआ है उसी को अंतिम समय में हम सौंप देते हैं, तो कहते हैं कि जन्नत मिल जाती है, एक हिसाब से मुक्ति मिल जाती है इस आत्मा को। अब ये अलग अलग धर्मों की बात है, क्यों जलाते हैं क्यों दफनाते हैं। लेकिन आपको इतना पता है कि मुसलमानों में या मुस्लिम धर्म में लाशों को क्या किया जाता है, बॉडियों को क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता। तो जब ये लोग खत्म हुए थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसको हम लोग कहते हैं, खत्म हुआ था, तो म्यांमार पहले तो ये हमारा एक ही में था, तो ये रंगून में इसकी क्या है, मकबरा है। मकबरा मतलब होता है कि इसको दफनाया गया, फिर ऊंचा ऊंचा ऐसे टीला बना दिया जाता है और उसके ऊपर एक गोल गुम्बद टाइप का बना दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहा जाने लगता है, मकबरा कहा जाने लगा। ठीक है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इरावती नदी है, जिसकी लंबाई 1270 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 1270 किलोमीटर। म्यांमार से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। और हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों से आज मैंने जो कुछ भी कहा है, आप एक बार जरूर उसको सोचिएगा कि हमारे देश में ऐसा क्या चल रहा है कि लोग संसद में जाके इस तरीके के बेहूदगी वाले बात करते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि जो मैंने कहा वो कहां तक सही कहा और कहां तक गलत कहा। ठीक है, और वही बच्चे कमेंट करेंगे जो पढ़े लिखे। अनपढ़ गंवार या फिर अंधभक्तों से हम कतई नहीं कहते कि हमारे वीडियो में फीडबैक वो दे। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास के यहीं पे बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद, नोट कर लीजिए इसको।